डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं 2D के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेने जा रहा हूं और वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण। किसके लिए? चारों ही कॉन्सेप्ट सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, इन चारों में नॉर्मल का इक्वेशन आप एक ही पैटर्न पर याद रख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अलग से रटने की और याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सर्कल के लिए नॉर्मल का इक्वेशन। मैंने जो सर्कल लिया है ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 है यानी ओरिजिन और रेडियस a है। जैसे आपका सर्कल देख लो, ये आपका सर्कल है और ये इसमें सेंटर जो मैंने दे दिया ये रेडियस, इसका सेंटर 0 और ये क्या होगा इसकी टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट को मैं यहाँ P लिख दूं और x1 y1 लिख दूं। आपको पता होगा कि इसमें पहली बात तो नॉर्मल क्या है, उस स्पर्श रेखा पर जो लंब होगा वो ही उस कर्व का नॉर्मल होगा और वो सेंटर से पास होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको मैंने बता रखा कि इस सर्कल की जो टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है, टेंजेंट इक्वेशन मैंने क्या बता रखा, एक्स स्क्वायर को xx1, वाई स्क्वायर को yy1, तो ये वाई स्क्वायर को मैंने y1 लिख दिया और a स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्लोप अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके m क्या हो जाएगा माइनस a/b से निकालते अपन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के तरीके से। ठीक है, तो ये माइनस a/b यानी कि x1/y1, ये आपके स्लोप आ गया। ये किसका? इस टेंजेंट का स्लोप आया है। अब आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर ये अभिलंब है और आपको ये बात जानकारी होगी कि m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, मैं इसको m1 कह देता हूं। तो इसका स्लोप जो है नॉर्मल का m2 इक्वल टू इसी में क्या हो जाएगा प्लस का y1/x1, ये आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका नॉर्मल है ये OP नॉर्मल है जो कि रेडियस के रूप में काम कर रहा है, तो आपकी ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा y माइनस y1 और m इंटू x1, इट मीन्स क्या बन जाएगा y1/x1 और x माइनस x1। तो इसको अगर फाइनली आप सोल्व करते हैं तो ये बनेगा xy1 माइनस yx1 इक्वल टू 0। ये आपके इसका नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा। हमारे पास और भी मेथड है, क्योंकि अगर अपन ये यूज नहीं करते तो हम यहां से इसमें, क्योंकि ये जो लाइन है OP ये क्या है, रेडियस है, रेडियस नहीं, यहाँ पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप इससे y2 माइनस y1 अपन m2 माइनस x1 से इस OP का भी स्लोप निकाल करके आप डायरेक्ट रख सकते थे यहाँ पे। तो आपके ये एक नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है इस सर्कल के लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पार्ट इसी में क्या आता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो भी सर्कल की है, लेकिन अब की बार सर्कल थोड़ा चेंज है। यहां सर्कल का इक्वेशन जो व्यापक रूप में है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि इसका जो सेंटर है वो तो हो जाएगा क्या, -g माइनस एफ रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस रूट में, तो हमारे इसका सेंटर अपन लिख देते हैं -g माइनस एफ। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपकी वही है। तो इस केस में आपकी बार अपन टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे ढाल निकालने में देर लग जाएगी, क्योंकि या x1 y1 और या 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 ऐसे करके अपन निकालते हैं। फिर वो क्या कहे, उसको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में रखोगे तो वो देर लग जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, तो हम इससे डायरेक्ट स्लोप निकाल लेते हैं
m, ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या होता है आपके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये ले लो आप, ये ऊपर y है तो y बैठेगा y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। ये आपके इस नॉर्मल यानी OP का स्लोप आ गया। तो अब आप डायरेक्ट लिख दें क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ सर्कल C1। ठीक है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके y माइनस y1 और यहाँ m की जगह स्लोप पर निकाल चुके हैं तो ये y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g और ये x माइनस x1। ये आपके इस सर्कल का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। सेम प्रोसेस ध्यान में रखना है हमारे पास, बस स्ट्रक्चर अगर समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कंडीशन आपकी सेकेंड कंडीशन थी, ठीक है। सर्कल आपके वही था, खाली बस इसमें इसका फॉर्म जो है वो बदल गया। अब मैं एक बात और करता हूं, एक तीसरी कंडीशन में सर्कल में वही लेता हूं, पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन फॉर्म ऑफ एम, यानी स्लोप फॉर्म एम के रूप में हम इसका नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके, देखो क्योंकि सर्कल वापस अपन ने वही ले लिया, जैसे में ये आपके सर्कल, ठीक है, जो अपना ओरिजिनल था वो, ये टेंजेंट, ये आपके ओपी नॉर्मल, रेडियस ए और सेंटर वापस हम कहां पे आ गए, फिर से 0 0 पे आ गए, ठीक है। अब इसमें ओपी का इक्वेशन निकालना, तो क्या बनेगा y माइनस y1 और यहाँ स्लोप आपको लिखना है m, किसका, इसके लंबवत। तो टेंजेंट का स्लोप ध्यान देना, अगर आपके टेंजेंट का स्लोप m है, ठीक है, या आप भले m डेज माने, तो आपके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m। तो आप इसको -1/m लिख दें और x माइनस x1, तो ये क्या बन गया, y माइनस 0 माइनस 1/m x माइनस 0, क्योंकि यहाँ सेंटर माइनस g माइनस f की जगह क्या बन गया 0 0। तो फाइनली आपकी क्या बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके x प्लस my इक्वल टू 0। ये देख लीजिए आप एक सर्कल के लिए तीनों ही पैटर्न में नॉर्मल के इक्वेशन, जो आप इजी वे में याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आ गया समझ में, कोई फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पैराबोला, यानी पैराबोला जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे हो गया, विलंब के समीकरण अपन कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। देखिए पैराबोला जो हमारा दे रखा है, तो इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो कोई विशेष बात नहीं है, ये डायग्राम आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं इसके किसी पॉइंट, पैराबोला पर कोई पॉइंट x1 y1 ले लेता हूं, ठीक है, और मैं यहां से कोई, क्योंकि सबसे पहला नंबर क्या आएगा, टेंजेंट का, ठीक है। तो चलो मैं पहले टेंजेंट की बात करूं, तो क्या बनेगी सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैंने क्या बता रखा, मैंने सिस्टम बता रखा, एक ही ध्यान रखना कि y स्क्वायर को तो लिखोगे y1, x स्क्वायर को लिखोगे x1 और 2x को लिखोगे x प्लस x1 और 2y को लिखोगे y प्लस y1। बस ये चार चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आप किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये y स्क्वायर को तो लिखेंगे y, ये जो y स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे इसमें y1, फिर ये 4a को मैं 2a बाहर ले लेता हूं और एक 2x बना करके 2x को मैं x प्लस x1 लिख लेता हूं।
देख लो, ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन है पैराबोला के लिए, जो आप जानते हो। अब क्या करें इसके अंदर, हम इसमें यहां ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसको आप सेट करोगे, ठीक है, तो भले ही कर लो आप। देखो y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, और भले इसको बाहर ही रहने दो, x प्लस x1। आप यहां से इस y1 को रिमूव करके डिवाइड में भेज दो, ये आपके y1। तो आप देख लो कि इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप आपके आ गया m1 इक्वल टू 2a अपॉन y1। इसका किसका, टेंजेंट का, ठीक है, इस टेंजेंट का। तो अब टेंजेंट का अगर स्लोप ये है, तो पक्की बात इसका जो नॉर्मल होगा वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नॉर्मल, तो अब ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पी क्यू क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, ये वाली बात आप जानते हो, m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये माइनस का y1 अपॉन 2a बन जाएगा इसका, बस। तो अब इक्वेशन क्या बन गया नॉर्मल का, आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके y माइनस y1 इक्वल टू m, आपके क्या बन जाएगा, माइनस का y1 अपॉन 2a, और ये x प्लस x1। ये आपके बन गया किसका, नॉर्मल का इक्वेशन एट p x1 y1 पर। टेंजेंट से अपन ने ड्रॉ कर लिया, तो टेंजेंट के अपने को अलग से याद नहीं रखना पड़ा, टेंजेंट से ही हमारे इसमें आ गए। टेंजेंट का तरीका मैंने यहाँ अलग से बता दिया। अब बोलो क्या दिक्कत है। फिर बात करें हम, ये तो हमारे कार्टेशियन फॉर्म यानी पॉइंट p x1 y1 पर, ये आपका फर्स्ट केस कहलाएगा। अब मैं सेकेंड केस की बात करूं, सेकेंड केस की, तो वो आता है आप कौन सा आएगा, वो आएगा स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म के अंदर यानी कि m आना चाहिए, कर्व हमारा वही है पैराबोला। आपने अभी देखा कि नॉर्मल का जो इक्वेशन लिखा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का क्या था, y1 अपॉन 2a और x प्लस x1, ये निकाला आप पीछे। अब यहां आप ध्यान से देखो तो ये m इक्वल टू क्या है, माइनस का y1 अपॉन 2a। तो इससे आपके y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2am। अब आपको पता है कि आपका जो कर्व है ये क्या है, y में पहले एज इट इज रूप लेता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये x1 y1 जो है आपके इस पैराबोला पर है p पर, तो मैं इसको लिख देता हूं y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, और y1 की वैल्यू में यहां पुट कर लेता हूं, तो ये -2am होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तो ये 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तो इससे x1 क्या आ गया, 4a से 4a कैंसल, तो ये आ रहा है a m स्क्वायर। x1 और y1 के कोऑर्डिनेट आ गए m की फॉर्म में। बस अब आप क्या करो, या इन सब की जगह आप जहां जहां ये x1 y1 जो भी आ रहा है आप पुट कर दें, तो ये आपके क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसके, पैराबोला के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये y माइनस y1, इट मीन्स अपन ने क्या निकाला, ये प्लस का 2am इक्वल टू, इस पूरे को अपन ने क्या लिखा था m, और x प्लस x1 यानी कि प्लस am स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यही तो आपके नॉर्मल का इक्वेशन है जो आप डायरेक्ट यूज करते हो अक्सर, ठीक है। बस ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। अब एक खास बात, इससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं आप देख लो। इसको अगर आप देखो तो इसमें पहला तो आप कंक्लूजन ये लिखेंगे
कि किसी भी पैराबोला किसी बिंदु से इस पर कितने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि m की पावर 3 है तो m के 3 मूल होंगे, इसलिए 3 मान की वजह से 3 अभिलंब हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें जो अभिलंब की जो प्रवणताओं का योग जो होगा हमेशा ही आपके 3 है ना, तो प्रवणताएं मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 होगा। इस पर क्वेश्चन पूछा है अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, ध्यान देना। फिर थर्ड कंडीशन जो बनती है इसी में, वो क्या बनती है, इसके पादों की कोटियों का योग भी 0 होगा। तो ये आपके पादों की कोटियां क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। ये 3 कंक्लूजन इससे निकलते हैं। आपके सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा है ईटा और जाई के रूप में, एक्स और वाई की जगह उसने ईटा और जाई ग्रीक लेटर यूज कर लिए थे, तो आपके वहां समझने में देर लग गई, कंफ्यूजन बढ़ गया, ठीक है। जबकि ये चीजें आपने पढ़ रखी और ये पूरी 11th क्लास की 2D में दे रखी है, आपको कहीं बहुत बड़े कहीं जगह पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगला जो पार्ट आता है वो भी पैराबोला का ही है। अब पैराबोला में जो 2 चीजें मैंने पहले बताई, इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन। जी हां, जैसे कोई पैराबोला है आपका, सेम में उसी कंडीशन में आ जाता हूं, ये आपका पैराबोला, और इसमें कोई भी मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं। सपोज मैंने ये जो कॉर्ड ले ली है जीवा, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट यहां P है, दूसरा आपके यहां जहां काट रहा है ये Q है। मैं P के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, आपको क्या अब आपको पता है 80 स्क्वायर और 280, ध्यान देना 80 स्क्वायर 280, और यहां पर भी 80 स्क्वायर 280। फर्क क्या है, ये यहां T1 और ये T2, यानी T1 और T2 को मिलाने वाली किसी कोड, किसी जीवा का समीकरण अगर हमें निकालना है तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगी, सेम वही y माइनस y1 यानी कि 281, और ये यहाँ m जो निकालेंगे अपन दोनों इस पॉइंट से निकाल लेंगे m, और x माइनस x1 तो क्या आ जाएगा T1 स्क्वायर, वायर m इक्वल टू y2 माइनस y1, ध्यान देना, तो क्या बन गया ये 2a T2 माइनस 2a T1 अपॉन क्या बन जाएगा ऊपर 81 स्क्वायर 2 वाला माइनस a T2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, ये आप जानते हो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें अपन तो देखो इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये 2 अपॉन बन रहा है T1 प्लस T2, कट जाएगा, देखो T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 जो है गुणनखंड के बाद में, तो m आ गया ये। तो हमारे इक्वेशन जो बना वो क्या बन गया, y माइनस 2a T1 इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2 और x माइनस a T1 स्क्वायर। किसका इक्वेशन आया ये आपके इक्वेशन आया किसका, टेंजेंट का, ठीक है, इसकी टेंजेंट का नहीं, ये इक्वेशन आया है किसका, कोड का, जीवा का, ठीक है। अब मैं टेंजेंट तो थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, ठीक है, कैसे बनाऊंगा, ये तो आपकी इस कोड यानी जीवा का इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा है आपके इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेम इसी पैटर्न पर कि वो T1 से पुनः T2 पर मिलता है, पहले कोऑर्डिनेट दिए थे उसने a और 2a, और दूसरी बाद में उसने 80 स्क्वायर और 280 दे दी है, तो उसमें t की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल, जो मैंने आपके इसी चैनल पे क्वेश्चन करा रखा है। अब इसमें देखो
ये कोड है, और ये कोड जब इसमें टेंजेंट बन जाए यानी कि वो यहां आ जाए तो उस केस में आपके T1 T2 बन जाएगा। मतलब मैं इसको T लिख दूं तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2AT इक्वल टू क्या बन गया, 2/T प्लस T 2T, तो ये 1/T और ये x माइनस a T1 इसकर की जगह भी मैं T कर लेता हूं। ये आपके T की फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में किसका, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। क्लियर। जब ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया तो अब आप इसमें नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, बस आप इसमें जो m दे रखा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपके 1/T, तो आपके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का t। बस आप यहां ये पुट कर लो तो ये क्या बन जाएगा आपके y माइनस 2AT इक्वल टू इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस का t x माइनस AT स्क्वायर। ये आपके नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो भी इसमें ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने इस पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला के लिए तीन चीजें फाइंड कर ली है। सबसे पहले मैंने जीवा की बात की जो T1 और T2 को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो इक्वेशन निकाला ये वाला, ठीक है, ये नंबर 1 कह दो इसको। फिर दूसरी बात हमने क्या की, इसी से टेंजेंट निकाला जिसमें T1 को और T2 को दोनों को इक्वल करके T बना दिया, ठीक है, ये आपकी हो गई सेकेंड बात। फिर थर्ड कंडीशन जो मैंने ली नॉर्मल की, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो ये पूरा नॉर्मल का है, तो मैं टेंजेंट से नॉर्मल पर आ गया, खाली स्लोप चेंज किया इसका m1 m2 इक्वल टू -1 से, तो ये आपके स्लोप चेंज करते ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अब देखो आपको कहाँ अलग अलग याद रखना है, आपको तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि शुरुआत कहाँ से करोगे आप, शुरू आप टेंजेंट से करोगे और टेंजेंट का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें कोई से भी कोऑर्डिनेट यूज करो ना, आपको तो x1 और y1 की जगह जो कोऑर्डिनेट भले वो उत्केंद्रता की फॉर्म में यानी एंगल फाई के रूप में दे, के टी फॉर्म में दे, या फिर वो स्लोप फॉर्म में दे, या x1 y1 की किसी भी रूप में देना, आप इसमें निकाल सकते हो आराम से, कोई अलग से आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ये आपका पैराबोला के लिए नॉर्मल का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है इलिप्स का। इलिप्स में भी हम नॉर्मल का इक्वेशन सेम उन्हीं पैटर्न्स के बेस पे करेंगे। कैसे, सबसे पहले जैसे इलिप्स है तो ये तो आपको पता ही है, इसके डायग्राम के बारे में कोई खास बात है नहीं, ठीक है। अब इस इलिप्स के लिए नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल भी सेम वही होगा, टेंजेंट और टेंजेंट पर इसका कोई भी टेंजेंट और इस टेंजेंट पर जो वो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप इसकी टेंजेंट का इक्वेशन लिख दे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जैसे ये p था और p x1 y1 लिया तो इसमें x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब इसका स्लोप लिख दें आप, इसका टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, तो ये माइनस a अपॉन x1, ठीक है, अपॉन b y1 अपॉन b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1, ये ऐसे इसका स्लोप बन जाएगा। ये स्लोप टेंजेंट का है, आपको स्लोप चाहिए नॉर्मल का, क्या बन जाएगा, मैं इसको नॉर्मल का स्लोप m डेज ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वही m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये इसको कर दो उल्टा प्लस, और ये a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1, ये आपके नॉर्मल का आ गया। अब आपको करना क्या है, सेम वही पैटर्न, जो इक्वेशन जो बनेगा वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
यही तो हमें फाइंड करना है। तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके y माइनस y1 इक्वल टू m। m आपके ये हो जाएगा नॉर्मल का, तो ये लिख दो आप a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 और x माइनस x1। ये आपके नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। और इसको जनरली अगर आप थिंग्स ठीक से लिखना चाहें जैसा कि बुक्स के अंदर मिलता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्म में ही याद रखें, ये तो क्या बुक्स में फाइनल एक रिजल्ट के रूप में लिखा होता है तो हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हमें तो बस तरीका ध्यान रखना है, मेथड, ताकि हम फटाक से ये स्लोप निकाला और यहाँ रखा और ये नॉर्मल का इक्वेशन। क्योंकि वहां आपके वो क्या करता है कि ये पॉइंट सीध देता है, वो पॉइंट्स को आगे पीछे कर देता है। तो वैसे भी आपको पॉइंट भी इनकी जगह ही तो रखना है, तो बहुत सारे पॉइंट तो ये कट जाते हैं, तो हमें इतना सोल्व भी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए आप ये पैटर्न याद रखें, ये फाइनल रिजल्ट है, पर आपका ये जो आया रिजल्ट, ये नॉर्मल का इक्वेशन अगर आ जाए तो ही खूब है। आप इससे आपका जो भी चाहिए रिजल्ट नॉर्मल के लिए निकाल सकते हो। तो ये तो आपके px1y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन। अब नंबर आता है किसका, स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास देखो दे रखा ये m, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसी के बेस पे, जैसे मान लो आपका m ही आया है तो आप इससे यूज करें, इसको आप वापस m डेज को m मान करके और इससे आप y1 और x1 की वैल्यू निकाल लें। कैसे बनेगा इसके अंदर, अब सेम काम क्या है, जो काम हमने यहां तक कर लिया स्लोप फॉर्म के लिए, मैंने इसी m को, इसी से मैंने m डेज को m लिख दिया है सुविधा के लिए, ठीक है। आप इसको m डेज को m मान लें और इससे y1 स्क्वायर y1 निकाल लें। x1 फॉर्म में ये y1 की वैल्यू आप इलिप्स के अंदर पुट करेंगे, इससे आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी और ये y1 की वैल्यू भी आप इसी में रख करके ने वापस रख सकते हो, निकाल सकते हो। जब x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी तो उस केस में आप डायरेक्ट ये x1 और y1 वैल्यू आप कहाँ, ये इस पे पुट करोगे y1 और x1 की जगह या चारों जगह, तो इससे आपके नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। फिर भी आप सुविधा के लिए इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग जा रहा है, लेकिन प्रोसेस तो कंफर्म है कि आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो इसका फाइनल रिजल्ट भी मैं लिख देता हूं इसमें। तो ये क्या बन जाएगा आपके, यहां आप देख लो, तो फाइनली आप देख लो, इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। ध्यान रखना, आपको यहाँ थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन ये प्रोसेस ध्यान रख लेना, इसकी जरूरत वैसे भी बहुत कम पड़ती है। ये इस ऐसे रिजल्ट बहुत कम काम आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या m स्क्वायर आना चाहिए था, मैंने m लिख दिया,
तो ये वापस सुधार कर लिया और ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप स्लोप फॉर्म में भी इलिप्स के लिए नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं इलिप्स के अंदर ही नॉर्मल का इक्वेशन बिंदु फाई पर। अब यहाँ फाई क्या है? उत्केंद्र कोण यानी एसेंट्रिक एंगल है। या आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपके इलिप्स होता है, ठीक है, इस इलिप्स के अंदर फाई एंगल कौन सा है? भाई इसको सेंटर मान करके, दीर्घ अक्ष को व्यास मान करके जो आप सर्कल बनाओगे उसको हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो अब उस केस में ध्यान रखना, क्यों ले लेता हूं, यहां कोई बिंदु P है, ठीक है, तो उस केस में आपके यहां से जो लंब डाला जाएगा ये वाला एंगल आपके उत्केंद्र कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें खास बात ये है, हमारे पास में x इक्वल टू a cos फाई, y इक्वल टू b sin फाई। आपको ये पता है कि ये जो आपको इलिप्स दे रखा है मानक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसलिए ये इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहलाएंगे और ये पॉइंट जो है इस इलिप्स पर भी होंगे। हम बात करें अगर कि इससे हमारे पास दो चीजें क्या क्या हो सकती है। देखो, एक तो हम क्या करें कि पॉइंट P मैं इसको ले लेता हूं a cos फाई 1 b sin फाई 1 और दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं a cos फाई 2 b sin फाई 2। दोनों ही पॉइंट कहां है? इलिप्स पर है और उस केस में जो आपका इलिप्स बनेगा उस इलिप्स की कोई एक कोड बनेगी। ठीक है, सपोज ये P और ये Q है तो इसका कोड बनेगी। इस कोड का इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहली बात तो मैं करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये बात पता है कि y माइनस वाई वन, आप कोई सा भी ले सकते हो बिंदु, तो अपन पहला वाला लेते हैं y माइनस वाई वन, तो ये साइन फाई 1 और यहां आपके आ जाएगा क्या m, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर y2 माइनस वाई वन यानी कि b साइन फाई 2 माइनस b साइन फाई 1 अपॉन a कोस फाई 2 माइनस a कोस फाई 1 और ये हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि a कोस फाई 1। ये आपके किसी कोड का इक्वेशन आ जाएगा और इसको मैं डायरेक्ट जो अपन याद रखते हैं सोल्व करके, तो वो क्या होता है x अपॉन a कोस फाई 1 प्लस फाई 2.2 प्लस y अपॉन b साइन फाई 1 प्लस फाई 2.2 इक्वल टू क्या हो जाता है साइन, साइन क्या कोस, यहां कोस आएगा कोस फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन ये अपॉन एंगल के नीचे है। ये आपके उस कोड का इक्वेशन हो जाएगा उस जीवा का। तो ये एक तो मानक रूप में आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है इसकी टेंजेंट की। अगर ये कोड यूं की यूं यहां आ जाए, ठीक है, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। वैसे हमारा मेन टॉपिक क्या था? नॉर्मल, लेकिन क्योंकि नॉर्मल पर जाने से पहले हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ता है? कोड, कोड टू टेंजेंट और टेंजेंट टू नॉर्मल। तो टेंजेंट के लिए क्या है? सीधी सीधी बात है, टेंजेंट के लिए आपको उसमें जो मैंने बता रखा है पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। मैंने बोला था कि जो मानक इक्वेशन है इलिप्स का उसमें एक्स स्क्वायर की जगह अपन x1 y स्क्वायर की जगह y1 पुट करते हैं। तो x1 y1 की जगह आप कौन सा ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो आपके टेंजेंट का इक्वेशन ये तो क्या हो गया x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b साइन फाई इक्वल टू 1। ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, जो कोड आपके टेंजेंट बनी। अब आपका मेन जो मुद्दे की बात है वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल यानी कि इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका नॉर्मल होगा। m1 m2 इक्वल टू -1 का स्लोप m1 लिख दो आप, क्या बनेगा माइनस a अपॉन b, तो ये माइनस a अपॉन b, ये टेंजेंट का स्लोप।
तो आपके परपेंडिकुलर m2 का क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये उल्टा हो जाएगा a साइन फाई अपॉन b कॉस फाई। नॉर्मल का जो मेन बात आ रही है, नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगा, नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा आपके ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके इलिप्स के लिए नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। लेकिन आप इस मेथड से नहीं निकाल पाओ, याद नहीं रहे, तो आपने पहले ही, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन जो लिखा है ये पहले मैं करवा चुका हूं, ये भी x1 y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन है, तो आप x1 और y1 की जगह इसमें आप ये a b x और y पुट कर दें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो भी आपके ये इक्वेशन आ जाएगा। देख लो आ रहा है। तो आप इस तरीके से नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलिप्स के जो नॉर्मल्स की बात जब आती है तो इलिप्स पर कुल कितने अभिलंब ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अभिलंब कुल 4 ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये कैसे होता है, देखिए ये जो आपके नॉर्मल का इक्वेशन है एक्स साइन फाई माइनस बी वाई साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आप इसमें कोस फाई और साइन फाई के फॉर्मूले पुट कर लीजिए 10 वाले, ठीक है, जैसा कि बता रखा है। ये फॉर्मूले पुट करोगे तो इसमें ये टी में 4 पावर वाला इक्वेशन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलिप्स पर कुल 4 अभिलंब ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 मान ही हो पाएंगे उसमें फाई के। 5वें मान पर वापस वह उसी बिंदु पर आ जाएगा 2 पाई 2n पाई प्लस 10 इनवर्स टी बनेगा, इसलिए ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, एक जो प्रॉपर्टी आती है इसमें इलिप्स में अभिलंब के लिए कि इलिप्स के सह अभिलंब बिंदु के उत्केंद्र कोणों का योग जो है वो पाई का विषम गुणज होता है, जैसा कि आपको बता रखा है। तो ये भी किससे आया, ये भी आपके जो टी की पावर 4 वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसी से हमने निकाला है कि दीर्घवृत्त पर जो अभिलंब खींचे गए हैं, अगर वो 3 अभिलंब एल्फा बीटा और गामा से खींचे गए हो, और ये अगर ये 3 अभिलंब जो है अगर कॉनकरेंट हो, संगामी हो, तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस एल्फा इक्वल टू 0। फिर बात आती है बिंदु Px1 y1 से खींचे गए चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। तो ये आपका इसका इक्वेशन बनेगा। आपको पूरा एक सिस्टम बता रखा है, इस हिसाब से इसको भी आप याद रख सकते हो और कर भी सकते हो। वैसे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, इस पर क्वेश्चन आज दिन तक नहीं पूछा है। फिर बात आती है आपके हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला के अंदर आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एलिप्स पर अच्छी मेहनत कर ली है। देखिए मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिए है कि जो आपका हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का मानक इक्वेशन है। मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कमेंट भी आए कि आप अक्सर ये कह देते हो कि आप तो जानते ही हो। अक्सर मैं इसलिए मानता हूँ कि आप फर्स्ट गेट या सेकंड गेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ये मानक इक्वेशन तो पता होगा ही। फिर भी मैं उस कमेंट की का बहुत ही सम्मान करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बीएससी वाले भी हो सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। और इसलिए आपका कमेंट बिल्कुल सही है, आई रेस्पेक्ट यू। तो आप देखो उस मानक इक्वेशन की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है,
px1y1 पर आपके नॉर्मल का इक्वेशन। मैंने ऊपर लिख दिया नॉर्मल इक्वेशन, लेकिन अंदर कुछ वेरिएशन दिया है। यहां देखो, ये इक्वेशन u का u आपके एलिप्स का है। फर्क क्या है, ओनली बी स्क्वायर को इसने माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया है। तो यहाँ एलिप्स में माइनस था जो प्लस हो गया, यहाँ एलिप्स के अंदर माइनस था जो प्लस हो गया। तो ये x1y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन। फिर बात करें नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तो ये भी सेम एज इट इज एलिप्स का है, ओनली बी स्क्वायर को प्लस की जगह माइनस कर दिया है बस। फिर बात करें एट फाइव, उसके अंदर कौन पर है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाइपरबोला है आपके, आप जानते ही हो, कोई बात नहीं जानते हो तो ये जनरल मैंने प्रतीकात्मक बता दिया है एस डेज। और इसके लिए आपको अगर पता नहीं है तो x इक्वल टू ए सेक फाइव, y इक्वल टू बी टेन फाइव, ये इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना होगा। आप चाहो तो इसमें x की जगह आप a कोस हाइपरबोलिक थीटा और b साइन हाइपरबोलिक थीटा भी कर सकते हो, लेकिन जनरली अपन कैलकुलेशन से बचने के लिए इन हाइपरबोलिक फंक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जरूर याद रख लें। बस इन्हीं का तो उपयोग मैंने x1 y1 की जगह किया है। तो ये कोऑर्डिनेट्स में अगर यहाँ पुट कर दूं तो आपके ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा ax sec फाइव प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन फाइव। बीच में मैंने क्या किया, कोड का और टेंजेंट का डाल दिया। तो टेंजेंट का भी सिस्टम वही है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। आप एक्स वन वाई वन की जगह ये पुट कर देना तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और उससे से आप इसका m1 m2 इक्वल टू माइनस वन करके और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो। मैंने पिछले पैराबोला और सर्कल के अंदर जो तरीके बताए, दूसरे तरीके बताए, आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपके ये इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल का। तो ये आपके खास तौर से मैंने जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपके जो हाइपरबोला से जुड़े इंपॉर्टेंट नॉर्मल से जुड़े फॉर्मूले आपको बता दिए। यानी इसमें कोड से लेकर के टेंजेंट से लेकर के नॉर्मल तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपका ये 2D का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्मल का है, मैंने एक साथ चारों ही सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए एक साथ बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर देखेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, समझेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। चैनल से जरूर जुड़े रहें और अपने साथियों को भी जोड़ें। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।